जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इतिहास का है ना, आज से हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और जिससे आपकी तैयारी को इम्प्रूव किया जा सके। क्या होता है, सबसे पहले इतिहास को हम जानेंगे और इतिहास में सिलेबस क्या क्या है उन सारी तमाम चीजों पे हम जानेंगे। ठीक है ना, तो आइए बिना टाइम को खराब किए शुरू करते हैं। आप जानते हैं जो इतिहास है, जो इतिहास है ना, यानी जिसे आप हिस्ट्री कहते हैं, ये एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है? एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। और आप सब जानते हैं कि जो हिस्टोरिया का मतलब होता है, हिस्टोरिया का मतलब होता है छानबीन करके जानकारी को इकट्ठा करना। और ये काम हमारे लिए सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति है ना, हेरोडोटस ने किया। और हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका के माध्यम से हमें सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी दिया। इसीलिए हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो हेरोडोटस ने, एक यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस ने हमें सबसे पहले जानकारी दिया इतिहास के बारे में। इसीलिए हम हेरोडोटस को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। तो एक यूनानी व्यक्ति जिसका नाम आपको मैंने हेरोडोटस बताया, और क्योंकि हेरोडोटस ने ही सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में जानकारी दी, इसीलिए हेरोडोटस को ही क्या कहते हैं? इतिहास का जनक कहते हैं। ठीक। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि जो इतिहास है, हेरोडोटस को, इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इतिहास स्रोतों पे डिपेंड करता है। इतिहास की मेजर 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। अगर ये 3 प्रकार के स्रोतों में से कोई एक भी स्रोत आपके पास है तो आप उसे हिस्ट्री कहेंगे, अदरवाइज आप उसे है ना अतीत कहेंगे। और इतिहास के मेजर स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, आइए उसको जरा देख लेते हैं। आप सब जानते हैं जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होता है, जो इतिहास जानने के मुख्य स्रोत होता है, इन स्रोतों में आपको सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल स्रोत के बारे में जानना है, जिससे आप पूरा तात्विक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा तात्विक स्रोत कहते हैं। और पूरा तात्विक स्रोत इन द सेंस आप सब जानते हैं, इसके बारे में मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो सबसे पहले इसमें अवशेषों के बारे में आपको जानना होता है। किसके बारे में? अवशेषों के बारे में जानना होता है। इसके बाद आपको अभिलेख के बारे में इसमें जानना होता है, और अभिलेखों के बाद आप सब जानते हैं कि हमें इस मार्ग के बारे में जानना होता है, और इस मार्गों के बाद आप जानते हैं हमें सिक्कों के बारे में जानना होता है, और सिक्कों के बाद हमें मॉन्यूमेंट्स, यानी आप जिसे क्या कहते हैं? मूर्तियां कहते हैं। ठीक। तो मैंने आपको ये स्रोत बताया। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो अवशेष, आप सब जानते हैं कि अवशेष एक हमारे पास इंपॉर्टेंट स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं पहले क्या होता था कि जो इतिहास लिखा जाता था वो पुरानी तार्किक विधि के आधार पर लिखा जाता था। अब आप सब जानते हैं कि जब 90 के दशक से कार्बन C14 मेथड आया, तो अब कार्बन 14 मेथड के आधार पे हम तिथियां और उस समय की एक्चुअल स्थिति को निकाल लेते हैं। लेकिन अब आधुनिक युग में आप सब जानते हैं कि जिन मैपिंग के सहारे भी इतिहास को लिखा जा रहा है, तो कई सारे इतिहास मुख्य 5 लेखन शैलियों में लिखा जाता है। आगे जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी अवशेष के बारे में हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि भारत में एक सबसे जो पुरानी सभ्यता मानी जाती है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें सबसे पहले अवशेषों से जानकारी मिलती है। आप जानते हैं मेरे भाई कि एक है ना भारत में सबसे अप्रिय वायसराय आया जिसका नाम लॉर्ड कर्जन था। 1899 से 1905 तक कर्जन का टाइम पीरियड रहता है। और जब लॉर्ड कर्जन आता है तो आपको ज्ञात होगा कि कलकत्ता में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करता है 1905 में, और इसी का अध्यक्ष जॉन मार्शल साहब को बनाता है। और 50 लाख पाउंड जॉन मार्शल साहब को देता है उत्खनन कराने के लिए। और जॉन मार्शल अपनी टीम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक का हेड दयाराम साहनी को बनाते हैं, एक का हेड राखल दास बनर्जी को बनाते हैं। और 1920 में एक स्थल का उत्खनन कराया जाता है जो 1921 में कंप्लीट होता है, जिसे आप हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी को है ना एक सिंधु नदी के किनारे से एक पूरा का पूरा स्थल हमें प्राप्त हुआ, जिसे मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि 2 जो प्लेस हमें प्राप्त हुए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी को,
ये दोनों की दोनों प्लेसेस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी से हमें प्राप्त हुए, इंडस वैली से प्राप्त हुए। इसीलिए जॉन मार्शल साहब ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया, ठीक है ना। लेकिन बाद में आप सब जानते हैं कि इतिहास में एक परंपरा है। परंपरा यह है कि अगर विवाद होता है ना, स्थलों को लेकर विवाद होता है या कोई ऐसी सभ्यता ढूंढी गई जो आप बहुत विस्तृत है और नाम को लेकर विवाद हो जाता है, तो इतिहास में एक नियम है कि जो सबसे पहला प्लेस ढूंढा गया उसी के नाम पे उस सभ्यता का नामांकन कर दिया जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसके बारे में हम आपको डिटेल करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लीजिए क्योंकि इतिहास से रिलेट करके पढ़ा जाता है। आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसी के रिकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातें समझ में नहीं है। जब तक पूरे इतिहास को जितनी जरूरत है उतना रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी पैदा होगा। अब जानते हैं कि प्रारंभ में ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में थी, लेकिन आज वर्तमान में इसे 16 लाख वर्ग किलोमीटर में माना गया है। 1400 से अधिक इसके प्लेसेस है, 925 प्लेसेस भारत में अकेले, 475 पाकिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सुंग भाई तो अफगानिस्तान में प्लेस है। तो बाद में सभ्यता पहले मुख्य 4 बिंदु माने जाते थे, अब इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पे, ठीक। तो इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी किससे मिला? अवशेषों से मिला। इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, अब जानते हैं कि भारत में सबसे पुराना अभिलेख अशोका का माना जाता है। हमें 2 चंद्रगुप्त के भी अभिलेख मिले हैं जो मौर्य काल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मान्यता है जिसके बारे में जिससे हमें इतिहास को रिलेट करना है, समझना है, वो आप अशोका को कहेंगे। अशोक का अभिलेख आप जानते हैं कि खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि में, यूनानी लिपि में, अरमाइके लिपि में लिखा है। ये लिपियां क्या होती और भाषा क्या होता है आप सब जानते हैं कि जो मैं बोल के आपको बता रहा हूं वो तो आप जानते हैं कि भाषा है। अगर यही बात मैं लिख के समझाया तो आप सब जानते हैं आप तो लिपि कह सकते हैं, ठीक। तो अशोक के शासनकाल में जो अशोक के अभिलेख मिले, जिसमें आप सब जानते हैं मुख्य रूप से एक शिलालेख मिला, एक स्तंभ लेख मिला, एक गुहालेख मिला। अब शिलालेख में भी 2 कैटेगरी है, स्तंभ लेख में भी 2 कैटेगरी है और एक गुहालेख है। अब स्तंभ लेख क्या होता है? पत्थरों के स्तंभों पे, है ना, पत्थरों के स्तंभों पे जो लेख लिखा गया उसे स्तंभ लेख कहा गया। जो पत्थरों के शिलाओं पे लेख लिखा गया उसे शिलालेख कहा गया, और जो गुफाओं के बाहर और गुफाओं के अंदर लिखा गया उसे गुहालेख कहा गया। और इन अशोक के अभिलेखों को 1837 में आप देखेंगे, 1837 में एक व्यक्ति था ब्रिटिशर्स जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। कहां पे पढ़ा? आप सब जानते हैं आगरा और मथुरा के रूट पे था, और इस समय उसने एक पत्थर को देखा और पत्थर पे कुछ उकेड़ा गया था, और क्योंकि आर्कियोलॉजिकल था, पुरातात्विक था, और जो जेम्स प्रिंसेप था ये ब्रिटिश है ना सेवा में भी था, प्रशासनिक पद पे कार्य कर रहा था, तो दिन भर प्रशासनिक कार्य किया करता था और रात में यही पुरानी चीजों को पढ़ा करता था। तो इसी व्यक्ति को है ना पढ़ने का ये श्रेय जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो अशोक के काल की जानकारी हमें है ना, या मौर्य काल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है अशोका का अभिलेख। अब स्मारकों को आप देख लीजिए, स्मारकों के बारे में आप जान लीजिए। सब जानते हैं स्मारक हमारे पास है ना, स्मारक हमारे पास इतिहास को बताने के एक बेहतरीन स्रोतों में से एक माना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मध्यकालीन भारत में एक शासक को जिसका नाम शाहजहां रखा गया। आप जानते हैं कि शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, जो जहांगीर, और आप सब जानते हैं जहांगीर की प्रिय पत्नी जगत गोसाई जो इतिहास में जोधा के नाम से भी जानी जाती है, जोधा से उत्पन्न हुआ था। और आप सब जानते हैं कि खुर्रम का विवाह आप सब जानते हैं कि खुर्रम का विवाह है ना मुमताज महल से हुआ था, जो आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी, वही इतिहास में मुमताज के नाम से जानी जाती है, और बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। आप जानते हैं कि मोहब्बत के प्रतीक उसके 14 बच्चे हुए, इतना ज्यादा मोहब्बत किया 14 बच्चे हो गए। और आप सब जानते हैं कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते देते मुमताज मर गई, लेकिन बच गया इसका 14वां बच्चा। और आप सब जानते हैं कि जब बेगम की है ना, जब आप सब जानते हैं मेरे भाई कि बेगम की अंतिम घड़ी चल रही थी, तो शाहजहां आशिक मिजाज था। शाहजहां बेगम को बुलाया, बेगम से दर्द हाल पूछा। बेगम ने कहा कि स्वामी मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद एक नया इमारत क्रिएट कर दीजिए, बना दीजिए, उसका निर्माण कर दीजिए। आशिक था भाई, दिल पे ले गया बात को, और 1631 में आप सब जानते हैं क्या बना दिया? ताजमहल बना दिया। 1631 से 1653 तक लगभग 22 वर्ष लगे। तो ये ताजमहल आप सब जानते हैं यमुना नदी के किनारे है, और ये उस समय के इतिहास की जानकारी हमें देता है। जो
मुगल काल में घटी है। तो इस मार्ग एक बहुत बड़ा हमारे पास क्या है, स्रोत है। और एग्जाम्पल में आपको बता दूं, जैसे आप सब जानते हैं कि मुजफ्फर शाह तृतीय गुजरात का शासक था, और अकबर जब गुजरात अभियान पे जाता है तो मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित करता है। और दो घटनाएं अकबर के साथ होती है, एक तो पहली बात समुद्र का दीदार करता है, और दूसरे पुर्तगालियों से मिलता है। और इसी उपलक्ष्य में 1573 में फतेहपुर सीकरी आकाश के आसपास का क्षेत्र है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करा देता है। तो इस मार्ग का हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्के के बारे में आप देखेंगे तो इतिहास में जो सबसे पहले सिक्के चलाए गए हैं उसे आपको है ना, जो प्रारंभिक सिक्के चलाए गए उसे उसकी हम बात करें, उसे आहत सिक्का कहा गया। आहत सिक्का इन द सेंस आप देखेंगे तो उस समय सिक्के ढलवाए नहीं जाते थे। ये मान लीजिए चांदी की प्लेट है, तो यहाँ से एक गोल सिक्का निकाला जाता था और एक ऐसा सिक्का निकाला जाता था, और इस सिक्कों पे प्रतीक चिन्ह, जैसे मान लीजिए पर्वत का निशान बनाया जाता था, है ना, और इस सिक्कों पे जैसे मान लीजिए सूर्य का निशान बनाया जाता था, तो प्रतीक चिन्ह इस पे बनाया जाता था। तो बनाया कैसे जाता था, तो आप जानते हैं बाद में स्टंप किया जाता था, और जब स्टंप किया जाता था तो सिक्के का कुछ भाग क्या हो जाता था, अंदर धस जाता था, आहत हो जाता था। आहत का मतलब चोटिल हो जाता था, इसलिए इसे क्या कहा गया, आहत सिक्का कहा गया। और प्रारंभ में दोस्तों तीन प्रकार के सिक्के रहे। एक जो कांसे का सिक्का चला उसे करशापड़ कहा गया, एक चांदी का सिक्का चला उसे धरण कहा गया, और जो सोने का सिक्का चला उसे सुवर्ण कहा गया। तो ये सिक्कों का इतिहास बड़ा पुराना है। आगे जैसे जैसे हम कहानी को पढ़ाएंगे वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त के हमें सिक्के प्राप्त हुए, और समुद्रगुप्त आप जानते हैं प्राचीन भारत में आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त सेकंड। और यही चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में रुद्रसेन तृतीय की हत्या करता है, जो शक वंश का शासक होता है, और रुद्रसेन तृतीय की हत्या करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, आप सब जानते हैं, से पहले जब समुद्रगुप्त शासन कर रहा था तो समुद्रगुप्त के शासन काल में समुद्रगुप्त के हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए, जिसपे संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा पड़ा था, और बीड़ा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को अंकित किया गया था। तो इसके सिक्के को देख के हमें एक बात पता चले कि गुप्त काल में भी एक ऐसा प्रतापी शासक था जो है ना अपने सिक्के पे है ना बीड़ा वादन करते हुए चित्रित है। और इसी से बात पता चलता है कि गुप्तकालीन शासक बीड़ा प्रेमी हुआ करता। तो ये ऐसे शासक है जो बीड़ा वादन किया करते थे। आप जानते हैं औरंगजेब आदम, हालांकि औरंगजेब संगीत पे प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन फिर भी बीड़ा वादक हुआ करता था। तो समुद्रगुप्त के सिक्के से हमें इसके बारे में ज्ञान होता है। तो सिक्का महत्वपूर्ण है। मूर्तियों में अगर आप देखेंगे तो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो मोम लेपित मूर्ति बनाई जाती है ना, जिसे मधुचिष्ट विधि कहा जाता है। मोम लेपित मूर्ति बनाई जाती थी। अब कैसे बनाई जाती थी तो सुन लीजिए जरा, आपको समझाते हैं, है ना। आप सब जानते हैं कि है ना, एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। आप सब जानते हैं कि क्या किया जाता था, जिस भी व्यक्ति की मूर्ति बनानी होती थी, है ना, जैसे भी हमें मूर्ति बनानी होती थी तो मोम से ये क्या करते थे, मान लीजिए किसी की भी मूर्ति बनानी तो मोम से पहले उसका एक आधार तैयार कर लेते थे, बेस तैयार कर लेते थे। ठीक, चारों तरफ ये क्या करते थे, चारों तरफ ये मिट्टी के है ना, मिट्टी के लेप लगा देते थे, मिट्टी के लेप लगा देते थे आधार के लिए, और एक ऊपर आप सब जानते हैं कि होल कर देते थे, एक नीचे छिद्र कर देते थे। अब जिस भी धातु की मूर्ति बनानी थी वो धातु गर्म करके डालते। मान लीजिए कि तांबे की मूर्ति बनानी है, या मान लीजिए कांसे की मूर्ति बनानी है, तो कांसे को गर्म करके है ना, और इस छिद्र से डाला जाता था, और धीरे धीरे कांसा यहाँ पे है ना, धीरे धीरे कांसा आप सब जानते हैं ठीक यहाँ पे अंदर आता जाता था, और कांसा क्योंकि गर्म था, कांसा की गर्माहट के कारण मुंह पिघल जाता था, और मुंह इस रास्ते निकल जाता था, और कांसा धीरे धीरे बैठ जाता था। बाद में जब ये पक जाता था, पूरी तरीके से कठोर ठोस हो जाता था, तो ये इसको ये क्या करते थे, जो आप सब जानते हैं कि जो बाहर का आउटलाइन था, इस बाहर के आउटलाइन को ये तोड़ के निकाल देते थे, और इस तरीके से ये मूर्ति बना लेते। तो उस समय मधुशिष्ट विधि का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जाती थी। लेकिन इतनी डिटेल की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैंने बताया, ठीक है ना। तो अब आप सब जानते हैं कि मूर्तियों का इतिहास बड़ा पुराना है। हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। पशुपतिनाथ इन द सेंस आप देखेंगे जो हमें सिंधु सभ्यता से एक प्रतिमा मिली है, उसमें बीच में आप देखेंगे तो एक व्यक्ति पलाथी मार के बैठा पड़ा है ना, पलाथी मार के, देहाती भाषा का समझते हैं, पलाथी मार के एक आदमी बैठा पड़ा है। और आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ है ना हाथी है,
गैंडा है, शेर है, भैंसा है, यहाँ पे हिरन है, यहाँ पे हिरन है, और ये एक हिरन में दरार पड़ा, यानी ये उत्खनन के दौरान टूट गया है। आपको मैं रियल, जब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत तो रियल हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। और इसके है ना सर पे एक त्रिशूल बना पड़ा है। अब आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक धर्म है जिसे है ना अहिंसा नास्तिक अहिंसावादी नास्तिक धर्म दर्शन कहा जाता है, जिसमें जैन धर्म। अब जैन धर्म ये कहता है कि हम 5000 साल से पहले से, अब आप सिंधु सभ्यता के मैच्योर युग को देखेंगे तो 2300 से 1750 तक चलता है। और जैन धर्म में आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। पशु का मतलब है ना, पशु का मतलब आप समझते हैं, पति का मतलब स्वामी होता है, उसका रक्षक होता है। तो ये जैन मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को पशुपति कहा जाता है। और क्योंकि इस है ना मुहर पे हमें तमाम प्रकार के पशुओं के निशान मिले, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाथी है ना, हाथी के अलावा शेर मिला है, गैंडा मिला है, भैंसा मिला और हिरन मिले। दो हिरन, हाथी, शेर, गैंडा, भैंसा और हिरन। तो इसी के आधार पे से इसको हमने क्या कहा, इसी के आधार पे इसको हमने क्या कहा, पशुपति, पशुपति नाथ की मुहर हमने कह दिया। किसकी मुहर? पशुपति नाथ की हमने मुहर कहा। तो आप जानते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें प्राप्त हुआ और ये इस बात को है ना बताता है। तो अगला स्रोत हमारे पास क्या था? मूर्तियां थी। और मूर्तियों में मैंने आपको तरह तरह की मूर्तियों के क्या दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए। तो ये पूरा तात्विक स्रोत में आपको अवशेष आपके पास हो, अभिलेख आपके पास हो, स्मारक हो, सिक्के हो, मूर्तियां हो, इनमें से कोई भी एक हो तो उसे हम इतिहास कहेंगे, अदरवाइज उसे हम क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? अतीत कहेंगे। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। बोलिए। चलिए भाई, आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको समझ में आया होगा। अगले बार फिर आपसे रूबरू होंगे और फिर यहाँ से कंटिन्यू आपसे करेंगे, है ना? और कुछ और भी चीजें आपको जोड़ेंगे, कुछ और बेहतर बातें करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके।